प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुकलाना। मैं यूपी बोर्ड के क्लास 11 के छात्र छात्राओं के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पुस्तक में चैप्टर 6 चल रहा है, ग्रामीण विकास। आज चौथा वीडियो है इसमें चैप्टर 6 में। इससे पहले 3 पढ़ा दिया गया है। एक में पढ़ाया गया है ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण विकास का महत्व क्या है, ग्रामीण विकास क्या है। दूसरे वीडियो में बताया गया है कि कृषि शाख क्या है, क्रेडिट क्या है, और तीसरे में बताया गया है कि कृषि विपणन क्या है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आई बटन को क्लिक करके पढ़ लें। अगर वो चीज़ आप पढ़े हैं तो अभ्यास के प्रश्नोत्तर जो आज मैं बताने जा रहा हूँ ये आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट आ जाते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर पर, तो मेरा उनसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि पहले उन वीडियो को पढ़ें ताकि अभ्यास के प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर थोड़े में होता है और थोड़े में कोई भी चीज़ दिक्कत होती है समझने में। इस वीडियो में 1 से 5 तक का उत्तर है। पहला है प्रश्न, ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है? ग्रामीण विकास से जुड़े मुख्य प्रश्नों का स्पष्ट करें। शुरू में ही ग्रामीण विकास का अर्थ आपको बताया गया था। 2 तरह से बताया गया था, एक तो व्यापक के थ्रू और दूसरा ये बताया गया था कि ग्रामीण विकास का आशय ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनता का सर्वांगीण विकास किया जाता है, तो उसे ग्रामीण विकास कहते हैं। इसमें आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास सम्मिलित है। अब व्यापक शब्द में जो यहाँ लिखा है, ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है और यह उन क्षेत्रों के विकास पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं। अब उन क्षेत्रों के बारे में जो ग्रामीण विकास नहीं हो पाया है, उन क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है। पहला है साक्षरता, साक्षरता में विशेषतः स्त्री शिक्षा। दूसरा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तीसरा भूमि सुधार। चौथा उत्पादन संसाधनों का विकास समाज के हर वर्ग के लिए। 5वां आधारिक संरचना का विकास, जैसे बिजली, सड़कें, अस्पताल, सिंचाई, साख, विपणन, ये सब आ गया। 6ठा निर्धनता उन्मूलन, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के स्तर में। तो ये जो क्षेत्र है कि साक्षरता के मामले में गाँव को आगे बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए, भूमि सुधार में जमींदारी व्यवस्था समाप्त किया जाए, मृदा की उर्वरता बढ़ाई जाए, जो उत्पादन के संसाधन हैं हर वर्ग के लिए उन संसाधनों का विकास किया जाए, जो बुनियादी संरचनाएं, मूलभूत संरचनाएं हैं, बिजली, सड़क, अस्पताल, सिंचाई, इन पर ध्यान दिया जाए, निर्धनता दूर किया जाए, रोजगार उपलब्ध कराया जाए, तो ग्रामीण विकास तब कहलाएगा और ग्रामीण विकास तब होगा। दूसरा है प्रश्न, ग्रामीण विकास में शाख के महत्व पर चर्चा करें। हमने क्रेडिट का एक वीडियो ही बना रखा है और शाख के महत्व का। इसको समझाने से पहले मैं ऐसे ही बता दूं कि देखिए, जो किसान हैं वो बोते हैं फसल, तो फसल के बुआई और आय जब प्राप्ति होती है बेचने पर, इनके बीच में एक लंबा अंतराल है। बुआई और बेचने के टाइम पर कई महीने लग जाते हैं, तो इस दौरान किसान को ऋण लेने की ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि बेचने में अगर 5 महीने लग गए तो 5 महीने तक कैसे पैसा आएगा, ऋण ही माध्यम बचता है। किसानों को बीज भी लेना है, उर्वरक भी लेना है, उपकरण भी लेना है, मशीन भी खरीदना है, बाड़ लगवाना है, कुआं खुदवाना है, पारिवारिक निर्वाह खर्च है, शादी, मृत्यु, धार्मिक अनुष्ठान है, इन सब कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो अब मजबूरी हो जाती है कि शाख जो है वो लिया जाए, ऋण लिया जाए। वो अलग बात है कि ऋण संस्थागत स्रोत से लेना है कि गैर संस्थागत स्रोत से लेना है, लेकिन किसान को ऋण लेना ही पड़ता है इन सब कार्यों को। इसलिए शाख का महत्व बहुत ज़्यादा है किसान के दृष्टि से। प्रश्न तीसरा,
गरीबों की ऋण आवश्यकताएं पूरी करने में अति लघु साख व्यवस्था की भूमिका की व्याख्या करिए। देखिए, अति लघु साख व्यवस्था आप शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, इसको दूसरा नाम है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह। प्यारे बच्चों, जब कोई किताब लिखता है ना, तो हमें हमारे पर्सनल विचार यह है कि उसके दिमाग में यही बात रहती है कि हम इस ढंग से किताब में लिखें, इस भाषा का प्रयोग करें कि अगला पढ़ने वाला समझ में ना आवे उसके। पता नहीं क्यों ऐसी भाषा का कठिन से कठिन प्रयोग किया जाता है ताकि छात्रों को समझ में ही ना आवे। हमें तो ये लग रहा है कि लेखक इस बात का ध्यान रखता है ताकि जो है इसको शिक्षक की जरूरत पड़े। अब देखो, यहाँ लिखा है कि अति लघु साख व्यवस्था की भूमिका। स्वयं सहायता समूह, गांव में आप किसी से भी पूछेंगे तो हर आदमी जानता है कि कमेटी क्या होती है, स्वयं सहायता समूह क्या होता है, लेकिन यहाँ प्रयोग हो रहा है अति लघु साख व्यवस्था। तो अति लघु साख व्यवस्था कहिए, अति लघु साख कार्यक्रम कहिए, ये स्वयं सहायता समूह है। अब इसकी भूमिका पूछ रहा है, इसका महत्व पूछ रहा है। तो स्वयं सहायता समूह पहले होता क्या है ये आप समझें। स्वयं सहायता समूह जो है गांव में 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग मिल करके एक कमेटी समूह बनाते हैं और इसमें छोटे छोटे धनराशि जमा करते हैं और जो राशि एकत्रित होती है, जिनको ज़रूरत पड़ती है, वो उससे ऋण के रूप में लेते हैं और ऋण जो है उचित रखा जाता है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं रखा जाता, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखा जाता है। और जो ऋण से ब्याज की राशि आती है वो इस अमाउंट में, इस एकत्रित राशि में जोड़ा जाता है और जो लेता है ऋण उसको छोटे छोटे किस्तों में वापस करने की सुविधा रहती है। इसी को हम कहते हैं स्वयं सहायता समूह या अति लघु साख व्यवस्था। अब ये पूछ रहा है कि स्वयं सहायता समूह की भूमिका मतलब महत्व क्या है। तो पहला महत्व तो यह है कि स्वयं सहायता समूह जो है ग्रामीण परिवारों में बचत को बढ़ावा देता है। इस बहाने जो है किसान बचत कर लेता है। छोटी छोटी बचत को जब जुटा करके अलग अलग सदस्यों को ऋण लेने की भी व्यवस्था करता है। सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि बचत भी हो गया और अगर जरूरत पड़ गई सदस्य को ऋण लेने की तो उसे आसानी से ऋण मिल जाता है। दूसरा महत्व यह है, स्वयं सहायता समूहों द्वारा ऋण अन्य ऋण की तुलना में बेहतर है क्योंकि यह बिना कुछ गिरवी रखे कम ब्याज पर दिया जाता है। स्वयं सहायता समूह में ऋण आसानी से मिल जाता है। अन्य बैंक से ले या निजी स्रोत से ले तो उसमें कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, गिरवी रखना पड़ता है। तो इसमें बिना गिरवी रखे मिल जाता है। आप बैंक से पैसा लेने जाएंगे, ऋण लेने जाएंगे तो बैंक आपका खेत का कागज़ लेगा, मकान का कागज़ लेगा, प्लाट का कागज़ लेगा, जबकि स्वयं सहायता समूह से गिरवी रखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और ब्याज भी कम मिलता है। तीसरा है, मार्च 2003 तक, आंकड़ा बहुत पुराना है, 2020 चल रहा है, फिर भी मार्च 2003 तक 7 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह कार्यशील थे। अंदाजा लगा सकते हो कि स्वयं सहायता समूह कितना महत्वपूर्ण है कि 2003 तक 7 लाख से ज़्यादा कार्यशील थे। अब इस समय तो 17 साल और बीत गए तो ये मानकर चलो कि कम से कम ये 15 लाख से ज़्यादा हुआ होगा। इस नया डाटा नहीं है हमारे पास। चौथा है, स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायता की है। महिलाएं इस कमेटी में बहुत ज़्यादा सक्रिय भाग ले रही हैं। इसमें जो है महीने में थोड़ा थोड़ा जमा करके और अपने को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण मजबूत कर रही हैं। चौथा प्रश्न है, सरकार द्वारा ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए किए गए प्रयास की व्याख्या करिए। ग्रामीण बाजार जो है उसके विकास के लिए सरकार ने क्या कार्य किया है। तो हमने यहाँ जो है 4-5 कार्य इसका लिखा है। पहला है बाजारों का नियमन। रेगुलेटरी। देखिए, नियमन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये समझ लें कि बाजार में एक नियम बना दिया है सरकार ने। नियम बना दिया है कि इसमें जो है बेचने आएगा उसको इतना यहाँ का टैक्स देना पड़ेगा, इस रेट में बेचना होगा, इस टाइम बेचना होगा
और मतलब उसमें जो है लूटपाट, मध्यस्थों के बिचौलियों का जो कटौती, मेहरा फेरी, तमाम गड़बड़ी होती थी, इससे सुरक्षा हो गई। किसानों को तो हुआ ही, उपभोक्ताओं को भी हो गया। खरीदने वाले बेचने वाले दोनों को लाभ हुआ। ग्रामीण बाजार के विकास में सरकार जो बाजार का नियमन की, मंडियों की स्थापना की, इससे तो ये पहला महत्व समझ में आ गया होगा। सरकार द्वारा प्रयास कि दोनों को लाभ हुआ, किसानों को भी और उपभोक्ता को भी। दूसरा है आधारिक संरचनाओं का विकास। देखिए, आधारिक संरचना का आप नाम लेते ही आप दो तीन एक ही चीज बोला जाता है, बुनियादी संरचना, मूलभूत संरचना, आधारिक संरचना। इसका मतलब बुनियादी मतलब क्या, जिस चीज के बिना काम नहीं चल सकता उसे ही हम बुनियादी जरूरत कहते हैं, उसे ही हम आधारिक जरूरत कहते हैं। तो आधारिक संरचनाओं का विकास गांवों में सरकार ने किया। क्या किया? सड़कें बनवाई, रेल मार्ग बने, भंडार गृह बने, गोदाम बने, शीत भंडारण गृह मतलब कोल्ड स्टोरेज बने, प्रसंस्करण, तमाम उसमें प्रसंस्करण इकाइयाँ कार्य कर, जैसे धान को चावल निकालने के लिए, तिलहन से तेल निकालने के लिए, है ना, गेहूं से आटा बना, प्रसंस्करण इकाइयों का सरकार ने निर्माण करवाया। आधारिक संरचनाओं का विकास किया ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए। तीसरा है सहकारी विपणन। सहकारी विपणन को एक हमने नाम बताया था पिछले वीडियो में, सहकारी कृषि विपणन समिति भी कहते हैं। यह समिति जो है, इसका मुख्य कार्य यह होता है सहकारी विपणन का या सहकारी विपणन समिति का, कि किसान को जो उत्पादन हुआ है उसका उचित मूल्य मिले। उचित मूल्य कैसे मिलेगा? उचित मूल्य मध्यस्थों को बीच से हटा करके उचित दाम के आने तक गोदाम की सुविधा उपलब्ध करा करके, वित्तीय सहायता दे करके सहकारी विपणन किसानों को लाभ पहुंचाता है। सहकारी विपणन, प्यारे बच्चों, इसका 3 कार्य हमने बताया। एक कार्य तो बताया कि किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य सुलभ कराना। दूसरा हमने बताया कि गोदाम व भंडार गृहों को उपलब्ध कराना। और तीसरा हमने बताया सहकारी विपणन या सहकारी समिति जो है किसानों को वित्तीय सहायता मतलब ऋण साख भी देती है। चौथा है नीतिगत साधन को अपनाना। सरकार जो है ग्रामीण बाजारों को विकास के लिए नीतिगत साधन मतलब कुछ नीतियां अपनाई, कुछ पॉलिसी बनाई। पहला है कि कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत का निर्धारण करना। मैंने बताया था कि 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी और कृषि मूल्य आयोग जो है न्यूनतम समर्थन कीमत का निर्धारण करता है। क्यों करता है? ताकि इसके कीमत उतार चढ़ाव ज़्यादा ना हो। दूसरा, गेहूं, चावल जैसे अनाजों का भंडार गृह में रखना। एफसीआई की स्थापना किया। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह जो है अनाजों को विशेष तौर से गेहूं चावल का सुरक्षित भंडार रखने के लिए स्थापना हुआ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्यान्नों और चीनी का भंडार करना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये इस तरह से आप समझ लो कि राशनिंग प्रणाली है, अर्थात राशन जो है गाँव को, किसानों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराने के लिए। तो ये नीतिगत, देखो पहला और दूसरा जो है ये सरकार इसलिए बनाई, न्यूनतम समर्थित कीमत और एफसीआई द्वारा स्टोरेज करने के लिए कि किसानों को उचित दाम मिल जाए। और तीसरा जो नीति बनाई, इसलिए बनाई कि गरीबों के लिए सब्सिडी के आधार पर उसे खाद्यान्न और चीनी मिल जाए। तो इस सरकार ग्रामीण बाजार को विकास के लिए 4-5 कार्य बताए, हमने बता दिया। पहला बाजार का नियमन, दूसरा आधारिक संरचनाओं का विकास, तीसरा सहकारी विपणन और चौथा नीतिगत साधन को अपनाना। 5वां प्रश्न है, आजीविका को धारणीय बनाने के लिए कृषि का विविधीकरण क्यों आवश्यक है? देखिए, आजीविका, अभी हमने बताया ना कि ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं लेखक कि अगले को समझ में ना। आजीविका को धारणीय बनाने, यही पहले चीज समझिए। आजीविका का मतलब होता है रोजी रोटी, अर्थात रोजगार करना। और धारणीय का मतलब कि धारण करना, अपनाना, अपने पर लागू करना।
तो अब आप समझ गए होंगे कि रोजगार के मामले में कृषि का विविधीकरण क्यों जरूरी है। कृषि का मतलब खेती, विविधीकरण का मतलब अनेक कार्य जो है विविधीकरण कहलाता है। गणित में आप देखते हैं कि विविध प्रश्नावली, इसका मतलब कि उसमें कई तरह के सवाल हैं। तो खेती का विविधीकरण मतलब उसमें कई तरह की फसलें उगाई जाएंगी, तो कृषि का विविधीकरण। तो अब इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि आजीविका को, जीवन निर्वाह है तो जो रोजगार है उसको अपनाने के लिए खेती का विविधीकरण क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट में कृषि विविधीकरण का अर्थ लिखा है। इसके उत्तर में प्यारे बच्चों ये अर्थ नहीं लिखा जाएगा, इसीलिए हमने बॉक्स में लिखा। इसके लिए आप जो उत्तर है यहाँ से शुरू होगा। तो कृषि विविधीकरण का पहले अर्थ समझ लो। कृषि विविधीकरण में दो बातें, दो पक्ष, दो पहलू है। पहला है कि फसलों के उत्पादन का विविधीकरण होना चाहिए, अर्थात विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन होना चाहिए। जैसे मान लो कि किसी के पास 5 बीघा खेत है और 5 बीघा में वो केवल गेहूं बोया। ये करा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कई फसलें बोना चाहिए। इससे ये फायदा होता है कि अगर किसी कारण से एक फसल नष्ट हो गई तो आपका बाकी जो 3 दूसरी फसल थी वो बच गई। मान लो एक में कोई बीमारी लग गई तो जो अलग अलग फसल है वो तो बच गई ना, पूरा नष्ट होने से बच गया। मान लो एक आपने फसल बोया और उसमें बीमारी लग गई तो पूरा खेत साफ हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपने कई बोया, अगर एक का बाजार रेट कम हो गया तो बाकी 3 तो सही है। इसलिए कह रहा है कि कृषि विविधीकरण अपनाना चाहिए, विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करना चाहिए। और दूसरा फायदा ये है, दूसरा इसका अर्थ हुआ कि श्रम शक्ति को खेती से हटाकर, खेती में बहुत ज़्यादा छिपी बेरोजगारी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि ज़्यादातर लोग उसमें एक्स्ट्रा लगे होते हैं, अगर वो न रहें तब भी उतना ही उत्पादन होगा, उतना ही कार्य होगा। तो जो श्रम शक्ति ज़्यादा लगी है उनको खेती से हटा करके अन्य संबंधित कार्यों जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन या गैर कृषि क्षेत्र में लगाना है। तो इससे ये फायदा होगा कि जो मतलब सीजनल बेरोजगारी, जो बीच में खेती में क्या होता है, कटाई के समय, बुआई के समय खूब कार्य रहेगा और बीच में कार्य नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में श्रम शक्ति के दूसरे जगह उपयोग कर लें। पशुपालन करेंगे तो वहाँ आपको कार्य मिल जाएगा, मुर्गी पालन में कार्य मिल जाएगा। तो इस तरह से कृषि विविधीकरण आपको समझ में आ गया होगा। मेन 2 बात है पहला है विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करना चाहिए और दूसरा है कि अन्य कार्य भी करना चाहिए। और इससे फायदा क्या है कृषि विविधीकरण से? पहली फायदा तो यह क्या है कि स्थिरता बढ़ेगी। अगर आप केवल फसल बोते हैं एक फसल, तो अगर मार्केट में उसका रेट अच्छा हुआ तो आय ज़्यादा हो गई, और अगर कीमत कम हो गया तो एकदम आय कम हो गई। लेकिन जब विविधीकरण रहेगा, कई तरह का बोएंगे तो लगभग फिक्स रहता है कि इतना तो आय हो ही जाएगा, स्थिरता बढ़ेगी, उतार चढ़ाव कम होगा और कृषि की अनिश्चितताओं से छुटकारा मिलेगा। जो डर बना रहता है कि फसल बर्बाद न हो जाए, प्राकृतिक आपदा न आ जाए, कहीं कीमत कम न हो जाए, ये अनिश्चितता दूर हो जाती है अन्य क्रियाकलाप अगर आप साथ साथ में करते हैं तो। और हमारे यहाँ 80% किसान आपको पता है कि सीमांत किसान या लघु किसान हैं, जिन पर थोड़े थोड़े खेत है, श्रम तो है लेकिन खेत नहीं है। उनके लिए ये कृषि विविधीकरण बहुत अच्छा हो जाता है, अन्य कार्य करने लगते हैं। तो कृषि विविधीकरण हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस प्रश्न का उत्तर पाते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि आजीविका को धाड़ी बनाने के लिए कृषि का विविधीकरण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? तो वही चीज़ है, विविधीकरण आवश्यक क्योंकि पहला, कृषि एक मौसमी गतिविधि है। भाई कृषि मौसम के हिसाब से कार्य देता है, अतः इसे अन्य गतिविधियों द्वारा पूरक बनाने की आवश्यकता है। मान लो कि 5 महीने में 2 महीने कार्य है, 3 महीने खेती में काम नहीं मिलता, तो अन्य गतिविधियां, अन्य कार्य अगर शुरू रहेगा तो 3 महीने वहाँ पूरक कार्य कर लोगे। दूसरा है
आजीविका के लिए पूर्णतः खेती पर निर्भर करने में बहुत खतरा है। रोजी रोटी के लिए आप पूर्ण रूप से खेती पर निर्भर करते हैं और किसी कारण से उत्पादन नहीं हुआ तो खतरा हो जाएगा। इसीलिए ये कह रहा है कि अन्य कार्य भी साथ साथ करिए कि अगर खेती से उत्पादन नहीं हुआ तब भी भूखमरी नहीं आएगी। ये लाभ हुआ विविधीकरण से। तीसरा है, यह ग्रामीण लोगों को अनुपूरक लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम आय के उच्च स्तर द्वारा निर्धनता उन्मूलन में सक्षम बनाना है। मतलब विविधीकरण से लोगों को जो बीच में टाइम मिल रहा है उसमें रोजगार मिल जा रहा है, और रोजगार मिले, खेती तो हो ही रही है, रोजगार अन्य रोजगार भी मिल गया तो निश्चित रूप से आय का उच्च स्तर होगा। खेती के साथ साथ अगर पशुपालन शुरू कर दिया गया तो आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो गरीबी दूर होगी, निर्धनता उन्मूलन होगा। तो इस प्रकार से विविधीकरण की भूमिका जो है बहुत ही किसानों के लिए, आजीवन के लिए, आजीविका के लिए जरूरी है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने 5 प्रश्न रखा है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा। जय हिंद, जय भारत।